नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 9 अगस्त को 4th शिफ्ट में जीके जीएस के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग 100% करेक्ट आंसर के साथ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था ये है, राष्ट्रगान का सम्मान करना कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, ऑप्शन में था आपका 51A, 51B, 51C ऐसे करके ऑप्शन दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 51A। ठीक है, अनुच्छेद 51A में लिखा गया है, अनुच्छेद 51A के तहत कि भारतीय संविधान के पालन करें और भारतीय संविधान का पालन करें और इसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। ठीक है, ये लिखा गया अनुच्छेद 51A में। ठीक है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है और इसका पालन हमें हर हाल में करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों का प्रतिशत कितना है। भारत में मुसलमानों का प्रतिशत कितना है, ये पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14.2%, यानी कि भारत की कुल आबादी में 79.8% हिंदू और 14.2% मुस्लिम है। इनके बाद ईसाई 2.78 करोड़ यानी कि 2.3% और सिख 2.08 करोड़ यानी कि 1.7% हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपको, बेगम अख्तर किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगीत। बेगम अख्तर जो हैं ये संगीत से संबंधित हैं और उनका असल नाम क्या है, अख्तरी बाई फैजाबादी। ठीक है, अख्तरी बाई फैजाबादी इनका नाम है और ये संगीत से संबंधित हैं। उन्हें मलिका ए गज़ल यानी गज़ल्स की रानी की उपाधि दी गई है। वे भारतीय संगीत की शास्त्रीय गायिका हैं। उन्हें भारतीय सरकार द्वारा मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से कब दिया गया था, मरणोपरांत, जब उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 1968 में पद्मश्री और सन 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इनको। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र में है। तो ऑप्शन में था उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत या फिर पश्चिम भारत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर भारत में, क्योंकि दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार कहाँ पे हैं, उत्तर भारत में है। यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है बिहार के। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर बात करेंगे तो बिहार है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो ये दिल्ली हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी तत्व का मुख्य कार्य क्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपको दिया गया था, उसमें एक ऑप्शन था रोजगार की रक्षा करना। तो ये जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है। मुख्य कार्य है एक जन कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। किसका काम है, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है जो आर्थिक उपनिवेशवाद की आलोचना करती है। ठीक है, आर्थिक उपनिवेशवाद की आलोचना करने वाली पुस्तक का नाम क्या है, द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसके लेखक कौन है, रोमेश चंद्र दत्त। ठीक है, रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डॉक्टर सीवी रमन ने कहाँ पर विज्ञान संस्थान की स्थापना की है। डॉक्टर सीवी रमन ने कहाँ पर स्थापना की है, तो ये बेंगलोर में स्थापित किया गया था। और 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार इनको मिला और 1948 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की और इसी इंस्टीट्यूट में क्या करते रहे, रिसर्च करते रहे। ठीक है, और 1954 ईस्वी भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की डिग्री भारत रत्न की जो है उपाधि इनको दी गई। भारत रत्न जो है दिया गया इनको, किसको, सीवी रमन जी को, कब, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस प्रकार के किसानों पर पड़ा था। ठीक है, तो ये ग्रामीण किसान यानी छोटे स्तर के किसानों पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा था। हरित क्रांति के विषय में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह छोटे और सीमांत किसानों की तुलना में बड़े किसानों के लिए अधिक लाभप्रद रही है। ठीक है, इसका मुख्य कारण नई तकनीकी में लगने वाली अत्यधिक लागत थी जिसे छोटे किसानों द्वारा वहन करना संभव नहीं था। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव अगर बात करेंगे किस फसल पर पड़ा था, तो ये चावल और गेहूं पर पड़ा था। ठीक है, चुंबक की खोज किस अमेरिकी ने की थी। तो अस्थायी चुंबक के प्रकार की बात करें, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक, 3 प्रकार के चुंबक होते हैं। आपका ऑप्शन में ये नहीं मिल पाया कि क्या क्या ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, सन 1825 में इंग्लैंड के विलियम स्टर्जन ने
क्या किया था, विद्युत चुंबक क्या किया था, बनाया था। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दूध से दही बनना कौन सी अपक्रिया है, तो ये है एक केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अपक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन के दौरान अभिकारकों यानी मूल पदार्थ के अणु उत्पादों के अणुओं का निर्माण करते हैं, जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो नए पदार्थ बनाने के लिए रासायनिक परिवर्तन से गुजरने होते हैं। ठीक है, गुजरते हैं। यह आमतौर पर अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि अगर दूध से दही बन गया तो फिर हम दही से क्या करते हैं, दूध नहीं बना सकते। उदाहरण के लिए एलपीजी, पेट्रोल आदि जैसे ईंधन का जलना, दूध का फटना, लोहे में जंग लगना। ठीक है, ये सारे क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। एक पूछा कि अगर बात करें दूध से दही जमना एक रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि एक नया पदार्थ अर्थात लैक्टिक अम्ल बनता है। दूध से पनीर बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। यहीं पे भौतिक परिवर्तन की अगर बात करें, इसके दौरान क्या होता है, पदार्थ अपने भौतिक गुणों में परिवर्तन से गुजरते हैं और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यह आमतौर पर परिवर्तनीय होता है। और उदाहरण के लिए बात करें, मोम का पिघलना, जल का जमना। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं भौतिक परिवर्तन के। एक क्वेश्चन पूछा था, पहला अमेरिकी धावक जिसने ओलंपिक में पदक जीता था। ठीक है, वह कौन सा पहला अमेरिकी था जिसने जो है ओलंपिक में क्या जीता था, पदक जीता था। अमेरिकी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट जेम्स कॉनोली पहला आधुनिक ओलंपियन चैंपियन था, यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। तो उसने क्या किया था, ट्रिपल जंप में पहला स्थान हासिल किया था, जो 1896 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार उद्घाटन समारोह था। ठीक है, थॉमस बर्क ओलंपिक में संयुक्त राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला एथलीट था, ये भी याद रखेंगे। और अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स किसी भी राष्ट्र का ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला एथलीट है, जिसने क्या किया था, 28 पदक जो है, जिसमें 23 गोल्ड मेडल है, ये जीता है कौन, माइकल फेल्प्स। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला एथलीट है। 2021 में किस ईडी चीफ का कार्यकाल क्या किया गया था, 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, तो ये थे संजय मिश्रा, जिनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया था 1 साल के लिए। संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को 2 साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, ये याद रखेंगे। ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओणम की अगर बात करें तो ओणम जो है केरल का एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो है त्यौहार है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि M1, M2, M3, M4 किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका था मुद्रा से, ऑप्शन में था व्यापार से, ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो ये मुद्रा से संबंधित है। और M1 का मतलब होता है जनता के पास जो मुद्रा है, और या फिर जनता का जमा धन होता है, ये M1 होता है। M2 क्या होता है, M1 प्लस डाक के साथ बचत जमा और कार्यालय बचत बैंक। ठीक है, इस तरीके से M3 की बात करें तो ये होता है M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के साथ सावधि जमा। ठीक है, M4 होता है M3 प्लस डाकघर बचत बैंकों के साथ सभी जमा। ठीक है, तो ये सभी किससे संबंधित हैं, मुद्रा से संबंधित हैं। ये सारे क्वेश्चंस आज के एग्जाम में 4th शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, 9 अगस्त को। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।